हमारे अपने यूट्यूब चैनल रैप क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था यूरोपीय संघ, आसियान और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मुझे बहुत मज़ा आया था और आई होप कि आपको पढ़ने में भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इससे अगर आप चाहो तो खुद का टेस्ट भी ले सकते हो कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो आप क्या करना कि कॉपी पेन लेके बैठना और आप क्वेश्चन मेरे आंसर बताने से पहले आप उसका आंसर दे देना। अपने से आप अपना टेस्ट लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। और जो भी आप में कमियां हैं वो क्या करोगे, आप फिर से उसे पढ़ के उसको ठीक कर लोगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी एक क्वेश्चन मिस करो। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो चैप्टर है ना हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत निकलते हैं। इसके साथ ही इसमें हमने बहुत चीज़ों की स्थापना के बारे में पढ़ा है। जैसे आपको याद होगा, मैंने यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में बताया था, आसियान के बारे में बताया था, फिर चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में भी मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो इस तरह आप देखोगे कि इस वीडियो में ना, इस चैप्टर में ना बहुत सारे स्थापना के बारे में हमने पढ़ा है। तो आपको पहले मैं ये क्लियर करा देती हूँ एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं, मैं सिर्फ आपको बस बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी नहीं। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और ये आपको बस देखना नहीं है या फिर समझना नहीं, आपको रट लेना है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लो, फिर आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि सच में इस तरह की स्थापना को बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर हम बात करें अगर यूरोपीय परिषद की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसकी स्थापना उसके एक साल बाद हुई थी, यानी 1948 के बाद 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी। फिर हम बात करें यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। फिर से बोल देती हूँ कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट की स्थापना हुई थी 1957 में। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ। ये क्या है? जब तीनों को मिला दिया गया तो यूरोपीय संघ बना था। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992। यही तीनों जो मैंने भी आपको बताया, यूरोपीय परिषद, इस सभी को जब कम्युनिटी जो है वहाँ की, फिर आर्थिक सहयोग संगठन, इन सभी को मिला के यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1992। बिल्कुल रट लेना है। मैं आपसे टेस्ट जब लूँगी ना तो ये सब क्वेश्चन जरूर ही पूछूंगी, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आप देखो आसियान की, मैं ये बात बता कर मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना हो एग्जाम में। देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। अब आपको याद रखना है कि आसियान, अगर हम सिर्फ आसियान की बात कर रहे हैं तो 1967, और आसियान क्षेत्रीय मंच की बात कर रहे हैं तो 1994। और आसियान क्या था? ये विकास करना इसका काम था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि आसियान देशों का आर्थिक विकास करना। और जो आसियान क्षेत्रीय मंच था ना, इसका क्या था कि व्यापार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय जो भी ये संगठन आते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें अपनी भूमिका को बढ़ाना, ये किसका काम था? तो आसियान क्षेत्रीय मंच का काम था। और काम के आधार पर, इसी कारण इसका जो स्थापना हुआ है वो बीच में आप देख सकते हो बहुत लंबा गैपिंग है। तो ये आप याद रखो कि 1967 में ये और 1994 में ये। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, डैश घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई थी। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई थी। तो आप देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आसियान विजन 2020, मॉस्ट्रिट संधि, बैंकॉक घोषणा पत्र या पंचशील घोषणा पत्र। तो देखिए पंचशील घोषणा पत्र तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर आसियान विजन 2020 क्या था? उनकी एक नीति थी, योजना थी, तो ये भी नहीं होगा। मॉस्ट्रिट संधि के वजह से किसका स्थापना किया गया था? तो यूरोपीय संघ का स्थापना जो था वो मॉस्ट्रिट संधि के बाद ही किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर सही निकल के क्या आएगा? बैंकॉक
घोषणा पत्र आएगा। मतलब कि बैंक को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अब हम देखते हैं, ये रेड रेड था तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो यूरोपीय संघ में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। मतलब यूरोपीय संघ कब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? ऑप्शन है हमारे पास 2005, 1991, 1990 और 2007। तो यहाँ पे आप देखो, जो यूरोपीय संघ है ना, इसकी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये 2005 में बनी थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। ये सब बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल रट लेना है। अगली बार एक भी क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए कि मतलब माइंड में ही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप फिर जाकर वापस कॉपी चेक करो, हमेशा माइंड में आंसर रखना सीखिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की क्या मुद्रा, और ये मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर याद होगा। तो देखिए ये जो यूरो है ना, ये यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और अगर हम बात करें टका का, तो ये बांग्लादेश का है। रुपया का बात करें तो ये कहाँ का है? भारत का है। और डॉलर अमेरिका का है। और यूरोपीय संघ का यूरो है। और ये जो यूरो है ना, यूरोपीय संघ की मुद्रा, वो डॉलर के लिए खतरा है, मतलब बिल्कुल टक्कर में है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, आसियान देश नहीं है। मतलब आसियान देश तो हमें पता है कि कौन 10 देश उसमें शामिल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन आसियान देश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे उसका आंसर लगा सकते हो। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद करना होगा। और मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने बहुत ही कम वीडियो में, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको एक एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आपको कुछ याद करना मुश्किल भी होगा और कुछ आपको मतलब नहीं याद होगा। बहुत ही ईजी में मैंने बताया है। तो आई होप कि आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ याद कर लो। आप देखो आसियान देश कौन नहीं है, तो इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है। तो यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा? तो श्रीलंका। मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डैश में मुफ्त द्वार की नीति अपनाई गई। ये तो हमें पता है कि चीन में मुफ्त द्वार की नीति अपनाई गई थी। तो ये कब अपनाई गई थी हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 1975, 1976, 1977 और 1978। तो आप देखो ये जो मुफ्त द्वार की नीति है ना, ये 1978 में अपनाई गई थी। और आपको कमेंट में हमें बताना है कि इसकी स्थापना, सॉरी, ये जो नीति थी ना, ये किसने अपनाई थी। ठीक है, कहाँ अपनाई गई थी ये तो मैंने बता दिया कि चीन में अपनाई गई थी। अब आप ये आंसर दे देना। और आप आंसर देने में बहुत कंजूसी करते हो, तो ये प्लीज़ आप ऐसा मत किया करो। आप अगर आंसर दोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आप देखो चीनी क्रांति कब हुई थी, ये आपका पूछा जा सकता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1978, 1970, 1948 और 1969। तो आप देखो ये जो चीनी क्रांति है ना, ये 1948 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम 1917 की बात करें तो यहाँ पे रूसी क्रांति जो है ना, मतलब रूस की क्रांति, ये हुई थी 1917 में। और 1948 में हुई थी चीनी क्रांति। और 1978 में क्या हुआ था? मुफ्त द्वार की नीति अपनाई गई थी। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये कब रखा था? आप देखो 1970, 1972, 1978 और 1973। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना क्या थी, कब की गई थी। चाउ एन लाई ने किया था। कब किया था? 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण। मतलब क्या है ना, इसमें आधुनिकीकरण का मतलब है कि उस चीज़ों को, उसमें थोड़े बदलाव लाए थे, उसके तरीकों में कुछ चेंजेस लाए थे। तो ये कब हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि ये 1973 में हुआ था। और अगर हम बात करें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया गया था, तो इसमें 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया गया था, जैसे कृषि का, उद्योग का। इस तरह से आपको क्या करना है कि याद रखना है कि कौन कौन से चीज़ों का इसमें आधुनिकीकरण किया गया है। तो मैंने 2 तो आपको बता दिया, 2 आपको किस में बताना है? तो कमेंट में बताना है। तो प्लीज़ आप इसका कमेंट हमें कर दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपका आज का क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। चलिए, मुफ्त द्वार की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। पहला तो आता है कब अपनाई, फिर है किसने अपनाई, और हो सकता है आपसे ये भी पूछे कि किस देश ने अपनाई। तो देखिए ये जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि आपको बताना है किसने था, ये तो देखो क्वेश्चन यहीं पे आ गया। तो आपको अब यहाँ पे क्या बताना है कि 4 क्षेत्रों का जो आधुनिकीकरण हुआ था उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं।
मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है डिटेल कि कौन कौन व्यूअर्स आ रहे हैं, तो मैं चेक करूँगी कि उन्होंने कमेंट किया है कि नहीं किया है। सो प्लीज़ आप कमेंट कर देना अगर आपने अच्छे से हमारी वीडियो को देखा है और पढ़ा है। देखिए, मुक्त द्वार की नीति किसने अपनाई? माभो ने, देंग सियाओपिंग ने, चाउ एन लाई ने या मेगास्थनीज ने? तो देखिए, मेगास्थनीज तो होंगे ही नहीं। और अब बात करें अगर हम इन तीनों की, तो ये जो मुक्त द्वार की नीति थी ना, ये देंग सियाओपिंग ने अपनाई थी। देंग सियाओपिंग, पता नहीं इसी तरह का कुछ नाम है। ये चीनी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ा अजीब होता है, तो इसमें इसी तरह के नाम होंगे, लेकिन आपको याद रखना है। अब देखिए, चीनी विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? जो चीन है ना वो विश्व व्यापार संगठन, यानी जो वैश्विक स्तर पर व्यापार संगठन है हमारा, उसमें कब शामिल हुआ था चीन? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ईयर दिए गए हैं कि 1991, 2000, 1978 या 21, ठीक है, यानी 2001, 2000, 1991 और 1978, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि इसकी जो स्थापना, सॉरी, ये जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था ना चीन, ये हुआ था 2001 में। मतलब आपको यहाँ पे याद हो गया कि चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ, तो 2001 में शामिल हुआ। अब देखिए, पंचशील समझौता कब हुआ? ये पंचशील समझौता ना बहुत मायने रखता है इतिहास में। ये मैं आपको फिर से क्लियर करा देती हूँ कि भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ है। इस पे भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था और उधर से जो थे वो चाउ एन लाई ने इस पे हस्ताक्षर किया था। तो ये जो पंचशील समझौता है ना, इसमें 5 चीज़ों को माना गया था। तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954, यानी 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना। और मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हम भारत में प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसी पोस्ट को जो चाइना में है ना प्रीमियर बोला जाता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ऐसे ये जो कॉमन क्वेश्चन है, ये आप ऐसे भी किसी से फ्रेंड में भी पूछ सकते हो। ये आपका क्या करता है, जनरल नॉलेज को बढ़ाता है। तो इस तरह आपको कुछ